हाँ जी। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं सीए भूपेंद्र दीक्षित, सीपी चेयरमैन पानीपत ब्रांच, आप सभी का स्वागत करता हूं। और मैं अपनी पानीपत ब्रांच की पूरी टीम, चेयरमैन सीए मितेश मल्होत्रा जी, सेक्रेटरी सीए जगदीश धमीजा जी, और वाइस चेयरमैन रविंदर सिंह जी, और ट्रेजरर सोनू गोयल, पास चेयरमैन अंकुर बंसल, और मेरे साथ मेरे सह कोऑर्डिनेटर स्वाति गर्ग, और अपनी तरफ से, अपनी मैनेजमेंट की तरफ से आप सभी जो यहाँ पर इतनी भारी संख्या में जुड़े हैं, आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है आप सभी का पानीपत ब्रांच के वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर। और आज हमने हमारे परम तेजस्वी, परम आदरणीय, परम प्रतापी, परम ज्ञानी, आदरणीय और पूजनीय योग गुरु और टैक्स गुरु डॉक्टर गिरीश आहूजा जी को इनवाइट किया। हालांकि समय बहुत कम है सर, बहुत ज्यादा बिजी चल रहे हैं, लेकिन सर का प्यार हमारे प्रति बहुत ज्यादा है। और मैंने हमेशा देखा है, जब जब भी हमारा प्रोफेशन कभी भी या प्रोफेशनल संकट में होता है, तो सर का हाथ हमारे सर पर हमेशा रहा है, हमेशा गाइडिंग फैक्टर रहे हैं। और मैं अभी थोड़ी देर पहले भी कह रहा था कि हमारे लॉ के अंदर अगर कोई भी कंफ्यूजन है, तो जब सर सर बताते हैं तब पता चलता है कि अब एक्चुअल में ये करना है, क्योंकि सर का वचन ही सर का शासन है। और इसीलिए सर को इतनी, मतलब पूरे ऑल ओवर इंडिया से और बाहर से भी बहुत प्यार मिलता है। तो सर आपका हाथ जोड़कर पुनः आपका पानीपत ब्रांच में बहुत बहुत स्वागत है सर। एवरीवन। हाँ जी। और मैं सर सबसे पहले हमारे पानीपत ब्रांच के चेयरमैन सीए मितेश मल्होत्रा जी से चाहूंगा कि सर का वेलकम करें और हमारे आए हुए गेस्ट सभी का स्वागत करें। मितेश सर, आप अनम्यूट कर लीजिए। थैंक यू भूपेंद्र जी। आई एम ऑडिबल? जी जी जी। थैंक यू भूपेंद्र जी। सर, गुड इवनिंग। फर्स्ट ऑफ गुड ऑल, इवनिंग। वेरी वार्म वेलकम सर। आई वेलकम यू ऑन बिहाफ ऑफ आवर मैनेजिंग कमेटी। हम पूरा साल सर आपके गाइडेंस में रहते हैं और आपकी वेटिंग रहती है। एक फिजिकल सेमिनार हमेशा हम कराना चाहते थे, बट थोड़ा टाइमिंग की वजह से, तो आज भूपेंद्र जी के प्रयास से एक वेबिनार पॉसिबल हो पाया है। जो टॉपिक है आज का, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड हॉट टॉपिक आफ्टर बजट। बट बहुत सारी हमारी क्वेरीज रह जाती हैं इसमें। हमने ऑलरेडी बजट पे एक सेमिनार करवाया है और समय समय पे गाइडेंस भी लिए हैं, बट कहीं ना कहीं सर आपकी गाइडेंस के बिना शायद ये सेक्शन जो है, इसका ज्ञान हमारा अधूरा है। तो आज आपने हमारी रिक्वेस्ट स्वीकार किया, उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसके अंदर वेलकम बहुत सारी क्वेरीज के साथ हम आपके साथ सामने बैठे हैं सर। सर। तो ऑलरेडी लेट हो चुका है, तो मैं भूपेंद्र जी से रिक्वेस्ट करूंगा वो कि लेट तो मेरी गलती से हुआ है जी, लेट मेरी गलती से हुआ है, आपकी नहीं। नहीं नहीं सर, चलिए। आपने आपने जो इतना कीमती समय दिया सर, तो आपकी गलती नहीं है, ये आपका जो है आशीर्वाद है, जो हम समय समय पर लेते आए हैं और लेते रहेंगे। तो आप अभी वेलकम। ट्रेवलिंग में है, फिर भी हमें समय दे रहे हैं सर, इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। और आपका जो ज्ञान है, जो आप हमें देने जा रहे हैं, उसकी बहुत वैल्यू है। तो मैं भूपेंद्र जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि इट्स ऑलरेडी लेट, तो प्लीज स्टार्ट द प्रोसीडिंग। थैंक यू सर। थैंक यू मितेश सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका फॉर ओपनिंग रिमार्क। सर, आपने अभी विज्ञान भवन में ना इसी सेक्शन पे बोला था, और यकीन मानिए सर, पूरे ऑल ओवर इंडिया में वो वायरल होगी, छोटी छोटी क्लिप आपके उस लेक्चर की। ऑल ओवर, वर्ल्ड ओवर चला गया। मेरे को तो बाहर से भी, हाँ। चाइना से भी फोन आया, और अमेरिका सर, से भी, कहाँ से आया। मैं सर आपको बताना चाहूँ, मैंने ना यहाँ पर अपने ऑफिस में एक फोटो लगा रखी सर, रामदेव भी है साथ में और साथ में आप भी हैं सर। तो पूज्य बाबा रामदेव जी हैं और आप भी हाँ। हैं। तो वो मेरे को क्लाइंट आके बताता है, अरे ये तो सर वही है जो डांट रहे थे आप लोगों को। तो वो अधिकार सर आपको है कि हम सभी अगर कोई गलती करे तो आप डांट भी लगाए। तो बिना डिले करे हुए आपका स्वागत है सर। और अब माइक जो है और मंच जो है सर आपकी तरफ मैं करता हूं सर। आपका बहुत बहुत स्वागत, एंड ओवर टू डॉक्टर गिरीश आहूजा जी। ओवर टू सर। थैंक यू। गुड इवनिंग टू एवरीवन। चेयरमैन ऑफ द पानीपत ब्रांच सीए मितेश मल्होत्रा जी, वाइस चेयरमैन सीए रविंद्र सिंह जी, सेक्रेटरी ऑफ द ब्रांच सीए जगदीश धमीजा जी, सीए सोनू गोयल जी, ट्रेजरर, पास्ट चेयरमैन और कोर्स अंकुर बंसल जी, अभी स्वाति जी आपने नाम लिया, और ऑफ कोर्स हमारे तो सबसे प्रेमी भूपेंद्र दीक्षित जी, चेयरपर्सन। लेडीज एंड जेंटलमैन, वेल फ्रेंड, लेट मी टेल यू वन थिंग। 43B age which has come, I don't know why people were waiting for this. अब फरवरी का महीना आया तो आप सब शोर मचाने लग गए। It should have been there earlier. Now nobody bothered about this. I have been telling right in the beginning that this has come
प्लीज लुक इनटू दिस। कोई सुनता ही नहीं था। अगर ये पार्लियामेंट की टाइम से पहले हो जाता तो शायद कोई अमेंडमेंट ही आ जाती, क्योंकि उनको बोल देते तो शायद वो अमेंडमेंट ले आते, क्योंकि एक्ट है, एक्ट को बदलना है पार्लियामेंट का थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन किसी ने बॉदर नहीं किया, इवन इंस्टीट्यूट ने भी बॉदर नहीं किया कि बट जेपी आर फाइंडिंग इट डिफिकल्टी, व्हाई कांट वी रेज दिस क्वेश्चन, वी कुड हैव रेज दिस क्वेश्चन अर्लियर, particularly prior to the parliament sitting. Second point, अब देखिए, अब पार्लियामेंट नहीं है, अब कोई चेंज भी करना चाहे उनके बस का नहीं है चेंज करना। हाउ कैन दे डू इट एक्सेप्ट के ऑर्डिनेंस लाए। और प्रॉब्लम क्या है कि अगली जो गवर्नमेंट है वो तो अगली बार आएगी, ये अगर तो ये यही गवर्नमेंट है, क्योंकि इलेक्शन तो होने हैं ना, वो अलग बात है कि मोदी दोबारा आएंगे, दैट इज अ डिफरेंट इशू। बट हाउ कैन यू से, लीगली तो ये नहीं है ना। तो अगर वो यही गवर्नमेंट होती, इन्हीं का बजट होता, तो शायद ये चेंज कर ले। अब प्रॉब्लम उनको यही फेस हो रही है, हाउ कैन वी चेंज दिस एट दिस स्टेज व्हेन यू डोंट नो व्हिच गवर्नमेंट इज गोइंग टू कम। भाई पेपर में तो यही है ना, जो आएगी तो वो तब देखेंगे। तो वो चेंज भी करना उनके लिए मुश्किल हो रहा है। मैंने बड़ी बड़ी बात करी है, वो कह रहे चेंज कैसे करें। मैंने उनको 2019 का याद कराया था कि एक छोटी सी चीज थी 194 LC, उसका 5% TDS था, उन्होंने एक सर्कुलर निकालकर 0% कर दिया था। हमने कहा कि सर कुछ कर दो, एक साल के लिए पोस्टपोन कर दो, या फिर देख लेना, क्योंकि वो ये कहे कि कोई कह रहा है, मुझे बड़ौदा का फोन आया कि प्लीज डू दिस, कि लेट देम डू इट लाइक 43B, इट शुड बी डिपॉजिटेड ऑन बिफोर द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न। आई टोल्ड हिम वो कैसे हो सकता है, MSB Act says 15 days और मैक्सिमम 45 days if there is an agreement। अब MSB Act को ओवररूल कैसे कर दे इस काम के लिए कि जी बिफोर 139(1) की डेट तक कर दो, और बिफोर 139(1) तो 6 महीने और हो गए। सर ये मार्च का ड्यू और 139(1) अक्टूबर सितंबर तक हो गया, तो 6 मंथ्स हो गए ना, और 6 मंथ ये दे दें, ये कैसे पॉसिबल है? इट इज नॉट पॉसिबल। हम कोशिश कर रहे हैं कि इनको कहें मेहनत करें, लेकिन मैडम ने डांट दिया 3-4 MP को, कि उन 3-4 MP ने सोशल मीडिया में डाल दिया कि इट इज गोइंग ऑन। मैडम ने बुलाकर डांट दिया उनको, हाउ कैन यू डू दैट। तो इसलिए ये मैडम सख्त है, कोई माने ना माने मुझे नहीं मालूम, बट द रूल इज that on 31st March 2024, if there is any sum due to a micro or small enterprise, अगर कोई sum due है तो चार्टर्ड अकाउंटेंट की ये ड्यूटी है कि वो पूछे ये इसकी क्या डेट थी, कब आपने माल रिसीव किया या कब आपने सर्विस रिसीव की। इफ यू हैव रिसीव्ड द मटेरियल बिफोर 31st March or on 31st March, kindly note payment has to be done before the appointed date. Before the appointed date means before the expiry of 15 days from the end of the date of supply। मतलब 15 दिन के अंदर अंदर पेमेंट करनी है, if there is no agreement। अगर एग्रीमेंट है तो कितने दिन का है, अगर 30 दिन का तो 30 दिन में करनी है, 40 दिन का तो 40 दिन में करनी है, 45 दिन का तो 45 दिन में करनी है, 90 दिन का तो भी 45 दिन में करनी है। 45 दिन से ऊपर तो हो ही नहीं सकता कोई एग्रीमेंट। नो एग्रीमेंट विल बी देयर, ये सेक्शन में लिखा हुआ है, सेक्शन 15 में लिखा है, इन नो केस the agreement can be for a period more than 45 days। ये तो लॉ में लिखा हुआ है, सेक्शन 15 ऑफ द MSME एक्ट में, इट वेरी क्लियरली इट इज रिटन। अब क्वेश्चन आया कि आपको 45 दिन में करनी है, अगर तो 45 दिन नहीं गुजरे तो 45 डेज कर दो, ऑडिटर चेक कर लेगा। अगर 15 दिन नहीं गुजरे तो 15 कर दो, इवन इफ इट इज आफ्टर 31st March। लेकिन अगर पहले गुजर चुके हैं तो क्वेश्चन इज ये डिसअलाउ होना है, द एक्सपेंस हैज टू बी डिसअलाउड। अरे आज आपका परचेज का एक्सपेंस from the MSME, you have not been able to make the payment within the requisite time, that is 45 days or 15 days, the whole 2 crore will be disallowed। अब 2 crore disallowed जब हुआ तो आप अंदाजा लगाइए, वो सपोज करो 40 लाख प्रॉपर्टी दिखाता था, तो अब उसका प्रॉपर्टी से 2 करोड़ 40 लाख हो जाएगा, क्योंकि डिसअलाउ हो गया 2 करोड़। अब 2 करोड़ 40 लाख में टैक्स देना पड़ेगा, कहां से लाएगा टैक्स देने के लिए? अगर टैक्स दे भी दिया तो अगले सालों में उसको डिडक्शन मिलेगी जब पेमेंट करेगा। जब पेमेंट करेगा उस साल प्रॉफिट 40 लाख है, 2 करोड़ की पेमेंट करी तो लॉस आ जाएगा 1 करोड़ 60 लाख, और 1 करोड़ 60 लाख को लॉस को सेटअप करने में 8 साल से ज्यादा अलाउड नहीं है। So he will be put into difficulty।
मैंने कईयों को कहा था ये देख लो, अब आप एसएमई के देखिए, सेलर एमएसएमई है, बायर कोई भी होगा वो सारे कवर्ड है। कोई भी बायर हो, बायर ट्रेडर हो, बायर बायर मैन्युफैक्चरर हो, बायर स्मॉल स्केल का हो, बायर मीडियम स्केल का हो, बायर लार्ज स्केल का हो, इसका कोई मीनिंग नहीं है। बायर कोई भी होगा अगर वो बिजनेस करता होगा, क्योंकि 43B तो बिजनेस के लिए आता है ना, बाकी के लिए तो आता नहीं है। अब आप बिजनेस कर रहे हैं या प्रोफेशन कर रहे हैं, 43B तो उसके लिए आएगा। अगर कोई और इंडिविजुअल कर रहा है तो उसके लिए थोड़ी 43B है। सो व्हेनेवर हु इज कैरिंग ऑन ए बिजनेस और हु इज रेंडरिंग सर्विसेज, 43B विल बी एप्लीकेबल। तो उस केस में बायर इंडिविजुअल है, एचयूएफ है, फर्म है, कंपनी है, एओपी है, बीओआई है, लार्ज स्केल है, स्मॉल स्केल है, मीडियम स्केल है, डजंट मेक एनी डिफरेंस। सेलर माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज है, तो बायर की ड्यूटी है उसकी पेमेंट करना विद इन 15 days और द डेट एग्रीड अपॉन बिटवीन देमसेल्फ इन राइटिंग। एग्रीमेंट इन राइटिंग होना चाहिए, तब है। अगर 45 days का एग्रीमेंट इन राइटिंग नहीं है तब नहीं। तो अब कई कहते हैं राइटिंग का क्या मतलब है, अरे लिख दिया टर्म्स ऑफ पेमेंट 45 days और उसने एक्सेप्ट करके टल कर दिया तो राइटिंग हो गया ना। आपने वो परचेज ऑर्डर एक्सेप्ट कर लिया तो वो राइटिंग हो जाएगा। बड़े बड़े कल में तो परचेज ऑर्डर बनते हैं, वहां टर्म्स ऑफ पेमेंट भी लिखा जाता है। एंड इफ द टर्म्स ऑफ पेमेंट इज 90 days, 90 days नहीं होगा, 45 days होगा। टर्म्स ऑफ पेमेंट इज 40 तो 40 days होगा। टर्म्स ऑफ पेमेंट नहीं लिखा तो 15 days होगा। बट आपको डिसअलाउ हो जाना है वो एक्सपेंस, चाहे वो गुड्स परचेज का है या सर्विस रिसीट का है, इट इज गोइंग टू बी डिसअलाउ। तो मैंने यही कहा। अब हमारे बड़े आदमी हैं, किसी ने सवाल पूछ लिया वहां पर कि सर चेक इशू कर देते हैं और उसे कहते हैं जमा मत करा। ये कौन सा केस है यार, ऐसा कभी होता है? और एक और बता दूं, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में लिखा है, मैं वहां बोला नहीं, कि जिस दिन आप चेक इशू करेंगे उस दिन आपका बैंक बैलेंस होना चाहिए। अगर बैंक बैलेंस नहीं है तो वैसे ही चेक इशू गलत है। एंड सेकेंडली, ये कोई वेट करेगा 90 दिन? अरे 2-3 दिन में जमा कराने में टाइम लग गया वो अलग बात है। यू आर एक्सपेक्टिंग कि भाई वो जमा नहीं कराएगा, वही मैंने अपने वीडियो वायरल सुन लिया है, तो वो चलेगा नहीं। प्लीज वो चलेगा नहीं। आप चेक इशू कर दें तो दो चीजें याद रखें, जिस दिन चेक इशू किया उस दिन आपके बैंक में बैलेंस भी होना जरूरी है, पहला पॉइंट। एंड सेकेंड पॉइंट, वो चेक इन कैश भी हो जाना चाहिए। मैक्सिमम 2, 3, 4 days, 5 days इज अ डिफरेंट थिंग। उससे ज्यादा कोई रोकेगा तो कोई मानेगा। हाँ, लॉ ये जरूर है कि आपके वहां माल आया, अगर आपने उसमें ऑब्जेक्शन रेज कर दी तो 15 दिन अलाउड है ऑब्जेक्शन रेज करने के लिए। आपने माल रिसीव किया, आपने कोई ऑब्जेक्शन कर दी, क्वालिटी ठीक नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, जो भी है, ऑब्जेक्शन रेज कर दी, 15 days में ऑब्जेक्शन रेज करनी है। फिर जब पीरियड माना जाएगा, जब वो ऑब्जेक्शन को रिमूव करेगा, वहां से 15 days और 45 days माना जाएगा। आर यू गेटिंग ए पॉइंट? कहां से 15-45 days माना जाएगा? द डे व्हेन यू रिमूव्ड द ऑब्जेक्शन, but objection should have been raised within 15 days 15 days. of the receipt of the goods or the receipt of the service. If you have not raised any objection, तो it is deemed acceptance मानी जाती है। acceptance और deemed acceptance, acceptance कर लिया आपने गुड्स को या deemed acceptance कर लिया, तो आपको 15 दिन और 45 दिन में पेमेंट करनी ही करनी है, चाहे आप कुछ कर दो, नहीं तो डिसअलाउ होगा। ये पॉइंट 31 बार 2023 का कोई अमाउंट ड्यू है, उसका हमें कुछ नहीं लेना देना। नो, क्योंकि 31 मार्च 2023 को जो भूपिंदर जी माल पैसा ड्यू था मर्केंटाइल सिस्टम में, उसकी पेमेंट तो हमें अलाउ कर दी गई है। वहां 43B लगा ही नहीं। जब 43B तब लगता ही नहीं था, तो वो किस बात का डिसअलाउ होना है? वो तो अलाउड हो चुका है। लेकिन करंट ईयर 23-24, इफ देयर इज एनी अमाउंट ड्यू ऑन 31 मार्च, वो चाहे अप्रैल मई को सप्लाई किया था, जून को सप्लाई किया, अक्टूबर को किया, जनवरी को किया, फरवरी के बाद तो आपको डेट भी कैलकुलेट करनी है, 45 days और 15 days। उतने दिन में कर दोगे 31 मार्च के बाद तो हम अलाउ कर देंगे, उसके बाद नहीं करोगे तो वो अलाउ नहीं करेंगे। ये भी आप सोच के चलिए, वी विल नॉट अलाउ यू इन एनी केस, ये डिसअलाउ होगा। और प्रॉब्लम क्या है, चार्टर्ड अकाउंटेंट को फॉर्म 3CD में डिसअलाउ करना। मुश्किल सबसे बड़ी ये है, आपके ऊपर एक्शन आएगा कि आपने इसको डिसअलाउ क्यों नहीं किया। 43B भी तो आप करते हो, आप करते हो नहीं 3CD में, तो ये 43B का पार्ट ही तो है। क्लॉज H है, ठीक है, उसमें लिखा है A to G इज नॉट एप्लीकेबल 43B, H क्लॉज नहीं एप्लीकेबल है, H के लिए तो डेट दे दी गई। तो ये भी ध्यान रखना है, हमें वो करना पड़ेगा डिसअलाउ, नहीं तो हम फंस जाएंगे। अब मैंने कई बार ये कहा कि ठीक है, आप उसको चिट्ठी, हमारा फर्ज है, बायर का फर्ज है लिखना,
प्लीज लेट अस नो वेदर यू आर कवर्ड अंडर एमएसएमई और नॉट। आप बायर को चिट्ठी लिखनी पड़ेगी, उसकी ड्यूटी नहीं है बताना, बायर पूछेगा। आप चिट्ठी लिख दीजिए कि भाई मेरे को आपसे मैं माल ले रहा हूँ, मुझे बताइए आप एमएसएमई में कवर्ड है कि नहीं है। अगर है तो आपको मेरे को जो सर्टिफिकेट है जो आपने वो भरी हुई है अपनी वो सर्टिफिकेट दे दो। डिक्लेरेशन जो दी है उसका सर्टिफिकेट डाउनलोड होता है, वो सर्टिफिकेट दे दो। अब कई बार कोई बोगस सर्टिफिकेट भी दे सकता है, वो आप चेक कर सकते हैं। एमएसएमई की साइट पे जाके उसका नंबर डालिए तो सारी डिटेल आ जाएगी कि क्या है। लेकिन नंबर होगा तभी ना, अगर मेरे पास नंबर नहीं है तो मैं एमएसएमई की साइट में जाकर क्या करूंगा। तो एमएसएमई की साइट के लिए वो बाद में जरूरत पड़ेगी, पहले आप उससे सर्टिफिकेट मांगिए। अगर वो जवाब नहीं देता, आपने उसको टाइम दिया, जवाब नहीं दिया, 10 दिन का दिया, 15, एक और लेटर लिख दीजिए that you were sent a letter to inform us whether you are covered under MSME or not. You have failed to give the reply to this letter. I am acknowledging the letter. Kindly, I am giving you a time again, 1 week time to respond to that letter. And if you don't respond, we will presume that you are not covered under MSME. अगर आपने ये लेटर लिख के रख लिया और आपके जवाब नहीं आया और उसने नहीं दिया, तो फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म है, क्योंकि आपने एफर्ट करी। आपकी एफर्ट करना जरूरी है कि पता करना को एमएसएमई, कईयों ने तो अब एमएसएमई लिखवा दिया अपने बिल के ऊपर ही। अगर बिल पे लिखा गया तो बात ही खत्म हो गई। नहीं लिखवाया तो आपको पूछना जरूरी है, और जरूरी है। और एक चीज बता दूं, कोई सवाल पूछते हैं 44 एडी के लिए एमएसएमई ये लगेगा, 44 एडी या एडीए में जो कवर्ड है नहीं लगेगा, क्योंकि वो सेक्शन है नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड अंडर सेक्शन 28 to 43C। तो 43B तो नॉट विद स्टैंडिंग है। हम अकाउंट ही नहीं बनाते 44 एडी में, तो अकाउंट नहीं बनाते तभी तो 8% या 6% लेते हैं। या चार्टर्ड अकाउंटेंट की 50 लाख या 75 लाख अब हो गया तो अकाउंट नहीं बनाता, तभी तो वो दिखा रहा है 50%। सो माई पॉइंट इज 43 उसको वो लग सकता है कि उसने ये इंटरेस्ट लग सकता है। इंटरेस्ट इज अ डिफरेंट थिंग। इंटरेस्ट का जो 3 टाइम ऑफ दी बैंक रेट है, कंपाउंडेड मंथली रेस्ट, हर महीने का मंथली रेस्ट से कंपाउंड करना, वो तो लग सकता है, लेकिन वो नहीं लगेगा 44 एडी फॉर द पर्पस 43B नहीं लगेगा। ये सोच लीजिए इंटरेस्ट के पर। इंटरेस्ट पहले का लॉ है और वो इंटरेस्ट आपको अलाउएबल भी नहीं है डिडक्शन, लेकिन किसी ने बॉदर किया है ना, वो मांगता है ना आप देते हो, और ना ही कोई रिपोर्टिंग का वो रिव्यू है, ना मांगता ना आप देते हो, ना ही रिपोर्टिंग है। तो इंटरेस्ट की तो बात नहीं मैं कर रहा, आई एम टॉकिंग अबाउट बिगेस्ट प्रॉब्लम डिसअलाउनेंस, कि आप मेरा पैसा ही डिसअलाउ, मेरे को डिसअलाउ कर दो कि मैं जाऊंगा कहाँ पर, मेरा तो काम ही गड़बड़ हो जाएगा। ये वाला पॉइंट को याद रखिए। अब जो भी क्वेश्चन आपके पूछिए, मैंने समरी में बता दिया, कीप ऑन आस्किंग द क्वेश्चन ऑन दिस। एक और बता दूं, चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए अभी भी मुसीबत है। देखिए, हम 31 मार्च को क्लाइंट हमारा ऑडिट फी प्रोवाइड कर देता है, करता है नहीं करता जी परमिंदर जी? जी सर, जी बिल्कुल। और वो मर्केंटाइल सिस्टम है, असर्टेन प्रोविजन है, और हम बिल उसको दे रहे हैं अक्टूबर में या सितंबर में जाकर। वो सितंबर में जो बिल दिया उसका खर्चा तो उसको ऑलरेडी मिल चुका है। वो ऑडिट का हमने करा था 23 को प्रोविजन किया था, ऑडिट तो हम आगे करेंगे यहाँ पर आके सितंबर में जाके, और उसका बिल देंगे, तो उसकी तो डिडक्शन उसको ऑलरेडी मिल चुकी है। उसका क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। और फिर 24 में जो प्रोविजन करेगा वो तो अगले साल का करेगा, उसका क्या होगा? उसका भी बिल हम तो 24 में जाके सितंबर में देंगे, तो हमें क्या फायदा हुआ? हमारा तो वही हाल रहा। इवन इफ वी आर रजिस्टर्ड, हमारी सर्विस रेंडर्ड ही नहीं हुई, और जब तक सर्विस रेंडर्ड ही नहीं हुई तो 15 डेज और 45 डेज कहां से आएंगे भूपिंदर जी? बिल्कुल सही बात है सर। सर्विस रेंडर नहीं की और वो लायबिलिटी को डिडक्शन ले गया है प्रोवाइड करके एज ए सर्टेन लायबिलिटी। जी मेरा तो इतना ऑडिट का खर्चा होना है। हाँ, अदर देन ऑडिट के लिए तो वो करना पड़ेगा 45 डेज और 15 डेज, बट ऑडिट के लिए ये एक और बड़ा इशू है जो दिमाग में मेरे आया, तो मैंने कहा ये भी तो सॉल्व नहीं हुआ है। हम लोगों को क्या फायदा हुआ? हम लोगों को ऑडिट प्रोवाइड कर दिया कि हमारी 2 लाख रुपए की फीस है, और 2 लाख की फीस के लिए उन्होंने खर्चा क्लेम कर लिया, और खर्चा उसको ड्यू बेसिस में मिल गया। मैंने बिल सितंबर में दिया और उसको पेमेंट डेट कर रहा है, तो भी क्या होगा? डिसअलाउ क्या करोगे? वो तो ऑलरेडी क्लेम कर चुका है, अगले साल का कर चुका है। तो ये भी एक इशू है जो हमने मार्क किया है। हम इंस्टीट्यूट गाइडेंस इशू कर रहा है और इंस्टीट्यूट क्लैरिफिकेशन भी ले रहा है, लेकिन हमारा इंस्टीट्यूट भी तो लास्ट डेट में लेता है ना। जैसे हम लास्ट डे में काम करते हैं, वो भी लास्ट डे में लगे हुए हैं कि अब इसका बनाओ और भेजो और फिर रिप्लाई आएगा। तो पूछिए सर।
हाँ सर, क्वेश्चन आए हुए हैं। देखिए, हाँ। अगर किसी को वैसे सर से इंडिविजुअली पूछना है तो हैंड रेज कर सकता है। जो क्वेश्चन चैट बॉक्स में आए हुए हैं, एक एक करके थोड़ा बोले। टाइम कम है, ये देख लेना मेरे पास जितने जी सर होगा जी। ले लूंगा मैं। अभी तो मैं वेट कर रहा हूँ, अभी तो है टाइम, ले लो ले तो लो मैं ले लो। लेटेस्ट से स्टार्ट कर देता हूँ सर, उसमें हो सकता है सारे क्वेश्चन हाँ कवर। जी, कर लो कर लो कर लो। हाँ, गौरव सिंगला जी पूछ रहे हैं सर, इंटरेस्ट किसे मिलेगा, सप्लायर को, गवर्नमेंट को? हे राम, इंटरेस्ट सप्लायर को मिलेगा, वो टैक्स देगा उसमें, लेकिन आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी एक्सपेंस की। हाँ। इंटरेस्ट इज नॉट गोइंग टू, गवर्नमेंट इज नॉट गोइंग टू टेक द इंटरेस्ट। इंटरेस्ट इज पेबल टू द सेलर। अरे जी। नुकसान सेलर को हुआ है, गवर्नमेंट का हुआ है। सेलर का हुआ है अब सर। बातें कर रहे हैं। 3 times ऑफ द बैंक रेट कंपाउंडेड एंड मंथली रेस्ट, वो तो ऑलरेडी लॉ है, देता कोई नहीं है, ऑलरेडी लॉ है, वो तो कई सालों से लॉ है, वो नया लॉ थोड़ी आया है। हाँ। सर मनोज गोयल जी पूछ रहे हैं, व्हाट अबाउट एक्सपोर्ट हु सेल देयर गुड्स फॉर 90 डे और 120 डे? एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, एक हाँ मिनट बताओ, बायर का लिखा हुआ है रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट, ना। फिर वहां प्रॉब्लम आ रही है। ये भी हम क्लियर करवा रहे हैं कि वो जी बायर लिखा है, ये नहीं लिखा बायर एज ए रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट। तो वो जी। कहेंगे कि बायर का भी पेमेंट क्यों नहीं करी एमएसएमई की। हम्म, अरे उसको डिसअलाउ, अब प्रॉब्लम है वो नॉन रेजिडेंट है, जी बात को समझिए। डिसअलाउ किसको करना है? अगर वो इंडिया में टैक्स होता होगा तो, जी जी। वो इंडिया में टैक्स होगा तो डिसअलाउ होगा, नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा। अरे बायर को तो पेमेंट तो देखिए, वो अगर इंडिया में उसकी टैक्सेबिलिटी है तो ही तो करोगे। यस अगर सर। इंडिया में टैक्सेबिलिटी है तो डिसअलाउ कैसे कर लोगे आप? Is he covered under business profession chapter? If he is बिल्कुल not covered, the matter is over. सर। अमन जी पूछ रहे हैं सर, अमन गुलाटी जी, वेदर परचेज ड्यूरिंग द ईयर विच आर हेल्ड इन स्टॉक एज ऑन 31 मार्च 2024, उससे क्या वेदर फर्क पड़ता है? हेल्ड इन स्टोर, उससे क्या फर्क पड़ता है? आपकी परचेज क्या है? आप क्या करते हो? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, वो स्टॉक? यही जी तो करते हैं। जी ओपनिंग सर। स्टॉक लिखते हैं, परचेज लिखते हैं, माने जब परचेज को वो डिसअलाउ हो जाएगा तो जी। कैसे कर दोगे? और आप एक इसको एसेट क्यों मान रहे हैं? ये एक्सपेंस क्लेम किया कि नहीं किया है? ये होगा सर पक्का। किया है। परचेज, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, मटेरियल कंज्यूम्ड और मटेरियल परचेज, तो वो जी होगा। ये स्टॉक स्टॉक की बातें मत करो, ये जी। तरीके मत ढूंढो सर, तरीके मत ढूंढो। इनकम टैक्स को क्या पता तुम्हारे पास ओपनिंग स्टॉक है कि क्लोजिंग स्टॉक में है कि कौन से स्टॉक में है? ये कौन सा तरीका है पूछने का? परचेज तो परचेज ही है। नहीं, आप ये कह सकते कैपिटल एसेट खरीदी तो क्या होगा? जी। बहुत कैपिटल सारे। एसेट में वो डिडक्शन नहीं मिलती, जी इसलिए वहां पर प्रॉब्लम है कि वो डेप्रिसिएशन मिलती है। वहां पर मैं कह सकता हूँ कि भैया नहीं होगा डिसअलाउड, क्योंकि एक्सपेंसिव विच इज क्लेम्ड एज डिडक्शन, आई हैव नॉट क्लेम्ड दिस डिडक्शन वो। और उन्होंने डेप्रिसिएशन के बारे में क्लियर नहीं लिखा है। अगर आप याद करिए, जब वो लिखा था 10,000 से ऊपर की पेमेंट करनी है, तो 48। वो परचेज के लिए भी लिखा था और कैपिटल एसेट के लिए लिखा था कि अगर कैपिटल एसेट परचेज करोगे तो वो कॉस्ट में ऐड नहीं होगा, इसको इग्नोर कर देंगे। जी वहां लिखा हुआ है, यहां नहीं लिखा हुआ। आगे चलिए। सर, बहुत सारे क्वेश्चन सर ट्रेडर के बारे में पूछ रहे हैं कि ट्रेडर कवर है या ट्रेडर नहीं। कवर नहीं है, मैं बताता हूं क्यों कवर नहीं है। एंटरप्राइज की डेफिनेशन सेक्शन 2 क्लॉज ई में लिखी हुई है। वो लिखता है एंटरप्राइज मींस एन इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग और a business concern or any other establishment by whatever name called engaged in the manufacturing or processing of an article relating to mentioned in Schedule 1 of the Industrial Development Act and includes any service or services provided or rendered. यह लफ्ज लिखा है कि भैया इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग होनी चाहिए या बिजनेस कंसर्न होनी चाहिए या any establishment by whatever name called, लेकिन पर्पस क्या है? engaged, कहां पर engaged है? in the manufacturing or processing of goods specified under Schedule 1 of the Industrial Development Act. ट्रेडर नहीं लिखा। अब आप कहेंगे 2021 में ट्रेडर को इंक्लूड कर लिया था एमएसएमई में, वो एक लिमिटेड पर्पस के इंक्लूड किया था। क्या बैंक क्या करा करते थे? ये क्या नाम है आपको जी, दीक्षित जी? बैंक क्या भूपेंद्र करते थे जी। कि लेंडिंग करनी होती थी, स्मॉल एंटरप्राइज को लेंडिंग करनी होती थी, क्योंकि उनको कोटा था 15% लेंडिंग उनको जरूरी है, तो वो एक ट्रेडर को भी लेंड कर देते थे। तो लॉ ने बना दिया रिजर्व बैंक में नो कि ट्रेडर को नहीं कवर्ड है। हम तो ये एसएमई के लिए रखा था कि ये वाली लेंडिंग को करेंगे और हमने तो लोन देना है उनको। तो फिर इन्होंने बड़ा शोर मचाया ट्रेडर्स ने कि हमें भी तो लोन सस्ते रेट पे मिलना चाहिए।
तो बिल्कुल सही। फिर उन्होंने क्या किया कि एसएमआई में ट्रेडर को इंक्लूड कर लिया ओनली फॉर लिमिटेड पर्पस ऑफ लेंडिंग, कि अगर वो मनी बोरो करेंगे तो हम उसको एसएमआई मान लेंगे और उनको कन्वेंशनल रेट पे इंटरेस्ट मिलेगा, और किसी वजह से ट्रेडर को नहीं किया। हाँ, अगर ट्रेडर मैन्युफैक्चरर भी है, अगर ट्रेडर सर्विस रेंडर भी करता है तो बात अलग हो गई, जी। लेकिन अगर ट्रेडर प्योर ट्रेडर है तो ट्रेडर कवर्ड नहीं है। सर अगर ट्रेडर ट्रेडर कवर्ड कौन नहीं है? सप्लायर ट्रेडर कवर्ड नहीं है, बायर ट्रेडर तो कवर्ड है। अगर जी। ट्रेडर सर किसी मैन्युफैक्चरर का ही जो एमएसएमई में है उसी की ट्रेडिंग कर रहा है, तो क्या कोई सिनेरियो अलग होता है या सेम रहेगा? ये ना, वो ट्रेडर को पेमेंट करनी पड़ेगी विद इन द टाइम, ट्रेडर को करनी पड़ेगी विद इन द टाइम, लेकिन ट्रेडर आगे को टाइम में मिलेगा ये नहीं है जी, नहीं है। अब कई लोगों ने क्या कर दिया जी, ट्रेडर अपने का एक ट्रेडिंग कंपनी बना ली है, जी हाँ, अपनी सही। कंपनी ट्रेडिंग बना के उसको 45 दिन में पेमेंट अपनी करा देते कर देते हैं, और आप 90 दिन का क्रेडिट दे रहे हैं, वो दें वो हमें क्या लेना। वो ट्रेड, क्योंकि माल 15 हो जाए, लोगों ने लेना ना बंद कर दें, तो उन्होंने अपनी अपनी एक ट्रेडिंग कंपनी भी बना ली, ट्रेडिंग फर्म, ओनली फॉर द पर्पस ऑफ सप्लाई, सो दैट दे मे नॉट बी कवर्ड अंडर एमएसएमई। वो अलग बात है, वो आईएमईडी है, लेकिन ट्रेडर मेरे हिसाब से कवर्ड नहीं है। ओके सर। ये बता दिए सर सर अमृतसर से, हाँ जी जगदीश जी आप बताइए। सर आप कुछ पूछ रहे थे? कोई सप्लायर सपोज करो 30 मार्च तक तो माइक्रो या स्मॉल में कवर्ड था, 31 मार्च को वो मीडियम बन जाता है, 50 करोड़ से ऊपर टर्नओवर चली जाती है। सर, वो उसके ऊपर लिखा हुआ है कि उस 3 साल तक वो उसको ये बेनिफिट मिलेगा। ये तो एमएसएमई एक्ट में लिखा है कि अगर उसकी लिमिट बढ़ भी जाए तो उसको ये बेनिफिट मिलेगा। आप पढ़िए जरा, उसमें लिखा हुआ है सेक्शन 24 या 5 या कुछ ऐसा है, एक बार पढ़ लेना, क्योंकि मेरे पास अभी कोई एक्ट वैक्ट है नहीं, मैं तो ऐसे ही खड़ा हुआ बोले जा रहा हूँ, और मेरी लेकिन ये लॉ लिखा हुआ है, लिखा हुआ है। सर, अमृत- सर जी। गुड इवनिंग जी। गुड इवनिंग बेटा, सर ऋतु बोल रही हूँ जी, अमृतसर से। बोलो जी। अमृतसर वाले अपने आप को आइडेंटिफाई जरूर करते हैं, बताओ ना रितु, बोलना, बोलो बोलो। आवाज नहीं आ रही आपकी, और ना, आपका आपकी आवाज नहीं आ फेस भी नजर नहीं आ रहा। जब लास्ट ईयर ये सर क्वेश्चन ये है, सबको बताया था व्हाट हैपेंड कि लोगों ने बिल टू बिल पेमेंट्स कर दी ड्यूरिंग द ईयर 23-24 में। तो ठीक है, फिर तो अगर बिल टू बिल कही है, पिछले का झगड़ा है, तो मैं क्या करूं? बट सर जो ओपनिंग स्टैंड करते थे 1 अप्रैल 23 को, वो एज इट इज ही पड़े हैं। कोई बात नहीं है, वो तो उसकी झगड़ा है, उसको इंटरेस्ट पड़ता रहेगा, इंटरेस्ट तो पड़ेगा ही मैडम, इंटरेस्ट तो पड़ेगा, हाँ जी सर। इंटरेस्ट तो देना ही पड़ेगा। बाकी जो है आपको बता दिया, अगर बिल टू बिल पेमेंट कर रहा है तो कह देगा कोई मेरा झगड़ा है उससे, इस बात का मैंने पेमेंट नहीं करी है। सर एज ए और चार्टर्ड प्लीज बिल अकाउंटेंट टू मुझे बिल अगर ऑन अकाउंट पेमेंट करिए तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होगा, ऑन अकाउंट opening- करिए तो। हाँ सर, ओपनिंग पे मेरे को एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट उसको डिसअलाउ नहीं करना है ना सर? ये नहीं करना, ओपनिंग का तो क्लेम मिल चुका है उसको, बस ठीक है सर। बिल्कुल Done. बस ठीक है। जब तरीके निकाल सर रहे हो आप, तरीके मत जगदीश जी निकालो। पूछ रहे हैं। वो कोई ऐसा आदमी नहीं है जिसने बिल टू बिल पेमेंट करी होती है, अगर है तो सर ठीक है, वो ज्यादा Done, समझदार sir. है, आपने एजुकेट कर दिया होगा उसको कि ऐसे कर दो। मैं क्या बोलूं, चलिए आगे बोलो। सर एक ये पूछ रहे हैं सर जगदीश जी कि भी अगर मीडियम कैटेगरी वाले अगर बेनिफिट ना लेना चाहे तो सेक्रेटरी सर साहब। मीडियम क्या स्मॉल वाले भी ना लेना चाहे तो क्या दिक्कत है? माइक्रो वाले, मीडियम का तो है ही नहीं बेनिफिट, मीडियम वाले को कौन सा बेनिफिट है? हाँ मीडियम को तो है ही। माइक्रो और स्मॉल का है, मीडियम के बीच में आता ही नहीं है जी 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 सर, इट इज ओनली माइक्रो एंड स्मॉल अंडर 43 बी एज, मीडियम नहीं है यहाँ पर। ठीक है सर। नवीन डिंगड़ा जी पूछ रहे हैं सर इफ बायर रिटर्न द गुड्स इन अप्रैल बिफोर 45 डेज। अरे सर, मैंने आपको बताया ना, ऑब्जेक्शन रेज करो 15 दिन में। और ऑब्जेक्शन रेज करो, और अब 45 डेज से कर दिया तो फिर ड्यू ही नहीं है। अगर पॉइंट है कि मटेरियल अगर रिवर्स हो गया तो आप पर वापस कर दिया तो ड्यू नहीं है, जी ड्यू खत्म हो जाएगा कि भाई माल 31 मार्च का जो है रिवर्स हो जाएगा। लेकिन ये बायर रिटर्न कोई नहीं करता है, बोगस दिखाओगे रिटर्न, मेरे को बातें बताओ, माल तो यूज हो चुका है, एमई रिटर्न की एंट्री मत कर देना। इनपुट क्रेडिट भी लिया हुआ है, जी इनपुट क्रेडिट भी लिया होता है सर, कोई हेराफेरी करने की जरूरत नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूँ बस। नितेश मल्होत्रा ना सॉरी अमन गुलाटी जी पूछना चाह रहे हैं सर कुछ। अमन गुलाटी जी। सर एक जो स्टॉक का पॉइंट हम पूछ रहे थे, जो क्लोजिंग स्टॉक है, अगर वो मैंने एक्सपेंस में क्लेम ही नहीं करा बिकॉज मैंने तो मटेरियल गुड सर क्लोजिंग स्टॉक नहीं है, आप गलत बोलते हैं सर,
आपने ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक लिखते हैं। करेक्ट अब सर, आप कह रहे हो कि मैंने उसको आइडेंटिफाई कर दिया। अरे कौन सा मेथड लगाया? लीपो मेथड लगाया, फीफो मेथड लगाया, फीफो क्या लगा, करा? फीफो अरे ही वो लगाते हैं ना, मानेगा ही नहीं, तो फीफो लगता मानेगा है। ही नहीं सर। आइडेंटिफाई करना ही मुश्किल है। कौन से एओ कर देगा? लड़ते रहना जाके आईटीएटी में जो ट्रेडिंग कंसर्न्स हैं वो ईआरपी से सब निकल आता है कि कौन सा स्टॉक अरे आपके पास ट्रेडिंग पड़ा है। कंसर्न तो कवर्ड ही नहीं है मेरे भाई। सर ट्रेडर एज अ बायर, ट्रेडर हे राम, ट्रेडर एज ए बायर बायर तो है वो तो ट्रेडर आइडेंटिफाई को इजीली कर पेमेंट सकते देखो। हैं। मैं नहीं मानता कि वो क्लोजिंग स्टॉक है कि नहीं है, कि जो वो निकालेंगे। ये कहां से प्रूफ करोगे? सीए कर देगा प्रूफ, लिख के दे देना कि अलाउड है। अब मैं देखूंगा फिर क्या होगा। आप लिख के दे देना। अरे यार क्यों तरीके निकालते हो सर? आप मत सेक्शन सिखाओ उनको। 43 भी स्टार्ट्स विद एक्सपेंसेस व्हिच आर अलाउएबल अदरवाइज, तो ये तो अलाउएबल ही नहीं है। वो कह रहे हैं मटेरियल कंज्यूम्ड है, बट आप देखते हैं कि ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेज प्लस क्लोजिंग स्टॉक, तो जो पिछले साल ओपनिंग स्टॉक था, आप ये कह रहे हैं मैंने वो आइडेंटिफाई कर दिया, उसको कर दिया, तो ये अलाउ कौन करेगा? कोर्ट अलाउ करेगा ना, एओ तो नहीं करेगा। दैट इज फाइन, बट एज पर टेक्निकली, एज पर लीगल पॉइंट ऑफ व्यू तो अलाउड होना चाहिए ना सर। सर फिर वही आप थोड़ी देर पहले ये डिस्कस कर रहे थे, ये मेरे को यही समझ में आ रहा है। अब आप उसका स्टैंड ले रहे हैं कि देखिए ये वाला माल बिका नहीं है, ये वाला माल बिक गया है, और ये माल आपको मैंने इसको एसेट माना है। वो तो ऐसे तो परचेज भी एसेट होती है। करेक्ट सर, परचेज इज एन एसेट, करेक्ट, मटीरियल कंज्यूम्ड इज एन एक्सपेंस। आप करेक्ट, वो दिखाना चाहते हैं मुझे? बिल्कुल सर, Am I right? राइट, यू आर सर राइट। ये चीजें किसको आती हैं? वो पहले आप आइडेंटिफाई करेंगे। अब आपको इसको, ये चीजें इशू जो है ना, डिस्प्यूटेड पॉइंट है। इसको हम आगे ले सकते हैं, आप स्टैंड ले सकते हैं, आप फाइट कर सकते हैं। ओके, बट लेट मी टेल यू, मैं मान लिया आप ये कहना चाहते हैं परचेज इज एन एसेट, इट इज नॉट व्हाट यू कॉल एक्सपेंस। Expense is opening stock plus purchases minus closing stock, provided you are able to identify that करेक्ट, it is a part of asset and not a part of expense. राइट सर। बस sir. Another thing, sir, हाँ. though the law doesn't say anything specifically about a sister concern, but law का जो intent है वो है to protect the medium and small enterprises, but in case where the ownership is the same between two sister concerns. I am not concerned that, sir, you are a matter of micro enterprise. You are, can you disallow that? Will you say, no, this is a sister concern, I am allowing it? No question. Right. You cannot trade with yourself, but हमारे यहाँ तो पार्टनरशिप को पार्टनर से अलग गिनते हैं। अरे सर नहीं अलाउ करेंगे सर। Okay. प्लीज दैट यू डोंट टेक द चांस। Right. As per law तो नहीं होगा। आपको लॉ सर के एक हिसाब से चलना है। ठीक है सर, थैंक यू। सर एक ना आपने बताया है कि जो मीडियम एंटरप्राइजेस हो जाएगा ड्यूरिंग द ईयर उसे 3 साल तक बेनिफिट मिलेगा कुछ पुराना, है, 3 है, कितने साल है बेनिफिट देख लेना। लेकिन हम लेना नहीं चाहते, मीडियम होते ही बेनिफिट छोड़ना तो कह चाहते दो हैं। मैं मीडियम हूँ तो अरे सर बता दो ना, ठीक है सर, उसको लिख के ठीक दे है, दो मैं मीडियम हूँ, मुझे नहीं लेना, बस खत्म। ठीक है, हमें थैंक यू। प्रूफ होना चाहिए वो माइक्रो स्मॉल नहीं है, बस खत्म। ठीक है जी, ठीक है, सर वो जवाब ही ना दे तो खत्म हो गया ना। मैं समझ गया, अगर हम समझ उसको गया। कह रहे तू जवाब दे, वो कहता मैं नहीं देता, तो मैं क्या करूं? मैं ऊपर, मैं कोई इन्वेस्टिगेशन एजेंसी थोड़ी हूं। मैंने उसको कहा, उसने ठीक है, जवाब नहीं दिया, हमने एक और अपॉर्चुनिटी दी, उसने जवाब नहीं दिया, बात खत्म हो गई। ठीक है जी, ठीक है, थैंक यू। आज आई सर, गॉट मलिक जी, मिस्टर मलिक जी पूछ रहे हैं ड्यूरिंग द ईयर ट्रांजैक्शन के लिए ऑडिटर को क्या हर ट्रांजैक्शन चेक करनी है? सर 31 मार्च को जो ड्यू दिखाया वो करनी है। वो करनी। अब एक इंटरेस्ट की बात तो कर ही नहीं रहा, जी जो जी। 31 मार्च को ड्यू कराया वो करनी है, बात खत्म। और सर जम्मू से प्रिया सेठ जी पूछ रहे हैं वेदर रजिस्टर्ड एंटिटी टू बी कंसिडर्ड और ऑल स्मॉल एंड माइक्रो। दोबारा बोलिए, आवाज नहीं आई, आवाज कट गई सर। सीए प्रिया सेठ जी जम्मू से पूछ रहे हैं वेदर हाँ। रजिस्टर्ड एंटिटी टू बी कंसिडर्ड और ऑल स्मॉल एंड माइक्रो। सर मैंने बोला आर स्मॉल एंड एंटरप्राइज से आपको उनका सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन लेना है, वो जो डिक्लेरेशन दी हुई है उसका सर्टिफिकेट होता है। अगर उसमें ट्रेडर लिखा है तो वैसे ही छोड़ दो, अगर उसने सर्टिफिकेट दिया तो जरा वेरीफाई कर लो उनकी साइट पे जाकर, उद्यम की साइट पे, कि वो वेरिफिकेशन करेक्ट है, कहीं झूठ बोल के ही नंबर दे दे और आपको पेमेंट ले ले, तो उसको उद्यम की साइट में जाकर, ऐसे भी तो लोग होंगे जो बोगस नंबर दे देंगे और कहेंगे जी मैं तो कवर्ड हूँ,
तो एक बार उद्यम की साइड में जाके वेरीफाई कर लो कि वो स्मॉल मीडियम में कवर्ड, स्मॉल और माइक्रो में कवर्ड है कि नहीं कवर्ड। बाकी आपकी ड्यूटी ये देखना है कि उससे पूछना जरूरी है कि मुझे प्रूफ दे। अगर तू प्रूफ नहीं देगा तो मैं प्रिज्यूम करूंगा कि तू माइक्रो स्मॉल में नहीं है। बात खत्म। जी सर। हाँ। सर आप मनोज गोयल जी पूछ रहे हैं कि जो एक्सपोर्टर के बारे में पूछा था सर, उन्होंने कहा उसको एक्सटेंड करते हुए सर उनकी पेमेंट रिसीव्ड इन 120 डेज, हाउ दे पेड द ड्यूज ऑफ माइक्रो सर मैं ये पूछ रहा हूँ सप्लायर कौन है, मैं, हाँ बायर कौन है, एक्सपोर्टर, वो जो इंपोर्टर, इंपोर्टर बाहर में बैठा है। जी अगर इंपोर्टर की इंडिया में टैक्स नहीं लगता तो हम उसको कैसे फोर्स कर सकते हैं कि तू 45 दिन में दे। जी अरे जी सर उसको अगर वो इंडिया में टैक्स होता है तो ठीक है। जी उसकी इनकम क्या इंडिया में टैक्स होती है क्या? नहीं होती सर। नहीं। अगर वो इंडिया में है, उसका एस्टेब्लिशमेंट पी इंडिया में है, तो फिर दिक्कत हो सकती है। जी सर। अमृतसर से ही सर जतिंदर बंसल जी कुछ पूछना चाह रहे हैं, पास चेयरमैन। हाँ जी, वो तो, हाँ जी अमृतसर वाले जी, बोलो बंसल जी। गुरु जी पहले तो राम राम मेरी तरफ से सर। हाँ जी, हाँ ठीक है ठीक है। सर नहीं, जय श्री राम। आपने वहां पे हाजिरी लगा दी सर अयोध्या में पहले दिन, तो हमारे सबकी तरफ से सीए जो है उनकी तरफ से भी ये मेरे हिसाब से भगवान राम सर ने ये ऊपर हमारी वाले ने सब बुलाया, जल्दी होगी। हम तो अखिलेश यादव जी हैं, बुलावा आएगा तो जाएंगे। सर मैं एक ये जो आप कह रहे थे इसको अपना 1 साल एक्सटेंड करने के लिए, कम से कम गवर्नमेंट जो इसको 45 डेज को 180 डेज ही कर दे, क्योंकि ये और जो सर कैसे करे भाई? एसएमई एक्ट में 45 लिखा, कैसे चेंज कर सकते हैं एसएमई एक्ट? सर एसएमई एक्ट में 45 है, पर्पस ही दिल्ली कब डिफीट हो गया? सर अदरवाइज अब क्या प्रॉब्लम क्या आ रही है कि यहाँ पे स्पेशली अमृतसर में जो अपना ये टेक्सटाइल वाले हैं, लोग उनका माल ही वापस भेज रहे हैं, एक्चुअल में वापस भेज रहे हैं। और सर वो ये पैसे सब मांग कुछ, रहे हैं, वो कहते हैं आपकी मैंने बिल्टी बना दी है। ये जितनी टैक्टिक्स है ना, मैंने ये बताया, ये थोड़े दिन होता है, शुरू में टीथिंग ट्रबल होती है। जब 26 एस आया लोग शोर मचाने लग गए, जब एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट आया लोग शेर मचाने, फिर आदत पड़ जाएगी। नहीं ये आदत पड़ने वाली है, टाइम है, तभी तो हम सर कर रहे हैं। एक पर प्रैक्टिकल जागे प्रॉब्लम कौन ये से है ना सर बंसल जी, तो हाँ जी, जागे क्यों है बंसल जी? फरवरी में जाके, अरे अप्रैल में जाग जाते, मई में जाग जाते, जुलाई में जागते, कुछ जागा ही नहीं। जागा ही नहीं। हाँ अब ये तो जागे, मैं मानता हूँ सर। ये जागे हैं। अगर जागे होते तो पार्लियामेंट में ये क्वेश्चन इशू होता तो शायद कुछ ना कुछ कर देते। पार्लियामेंट तो बैठी हुई थी ना। सर अभी कुछ इसका कुछ हल निकलवाओ सर, ये कम से कम मतलब 6 महीने कोशिश साल हो के लिए रही है इसको। कि इसको 1 साल के लिए पोस्टपोन कर दें, अभी पक्का नहीं है। सर ये कोशिश तो हो रही है, मैं बार बार बोल बहुत रहा हूँ। मुश्किल है। सर जसबीर दहिया जी पूछ रहे हैं, इफ सप्लायर इज माइक्रो एंड स्मॉल एज पर द लास्ट ईयर बैलेंस शीट बट नॉट रजिस्टर्ड इन एमएसएमई, वेदर एप्लीकेबल और नॉट। नॉट, मैंने कहा अगर आपके पास उसने प्रूफ नहीं दिया तो वो कवर नहीं है। उसको Okay. प्रूफ देना कि वो एसएमई है। ओके वो अलग बात है, मीडियम में है तो वो जो वो बेनिफिट है वो मैं सेक्शन देख लूंगा कि उसमें क्या 3 लाख का बेनिफिट दिया है, क्या है। अगर वो कहता मैं एसएमई नहीं हूं तो आप क्यों वेरीफाई करना चाहते हो मैं एसएमई हूं? सर ये मनोज गोयल जी पूछ रहे हैं, वही एक्सपोर्टर वाला क्वेश्चन है सर, वो क्रेडिटर ऑफ एक्सपोर्टर पूछ रहे हैं सर। क्रेडिटर ऑफ एक्सपोर्टर इन इंडिया। एक्सपोर्टर इंडिया में, एक्सपोर्टर बाहर, एक्सपोर्टर वहां से इंडिया में माल आ रहा है। क्रेडिटर्स ऑफ एक्सपोर्टर इन इंडिया, एक्सपोर्ट्स इन इंडिया। मैं समझा नहीं सर, कौन एक्सपोर्ट कर रहा है? सर वो ये कह रहे हैं कि हमने इंडिया में एक्सपोर्ट किया, इंडिया से एक्सपोर्ट किया, तो उनके जो क्रेडिटर हैं करेंगे पेमेंट उनको सर। अरे क्रेडिटर किस चीज के यार? माल लेना तो आपने माल लिया, उसको तो देना ही पड़ेगा। मनोज सर अरे आपका आप क्वेश्चन, एक्सपोर्ट करो वो अलग सर बात है। मनोज जी का अगर क्वेश्चन ये आपने है, हाँ। सर मनोज जी का क्वेश्चन ये है कि एक्सपोर्टर की जो पेमेंट है वो 3 से 4 महीने में आती है, तो वो लोकल जो इंडिया के बाहर है उनकी पेमेंट कैसे करें? उनका क्वेश्चन नहीं, ये ये कुछ है। नहीं, ये कुछ नहीं। हाँ आप ट्रेडर से खरीदो। हाँ यही है उनका सर question। एक क्वेश्चन है जी सर जी मैम। हाँ बोलो। सर मेरे इनवॉइस के ऊपर टर्म्स एंड कंडीशंस पेमेंट की लिखी हुई है, दैट पेमेंट विल बी मेड विद इन 15 डेज, और मैं उसके बाद एग्रीमेंट साइन कर लेती हूँ, एग्जीक्यूट कर लेती हूँ फॉर 45 डेज। No तो problem. If it ऑथेंटिसिटी is in इनवॉइस writing, if it is in writing and both the party agree, no problem. देन एग्रीमेंट विल ओवरराइड ना सर? Or if it is in writing, yes. उसमें रितु जी एक आपने लाइन लिखवा term- लेना ना, दिस एग्रीमेंट विल ओवरराइड द टर्म्स इफ एनी रिटन इन Chairman, sir, chairman. हाँ सर, एक मनीष Yes, गोयल sir. पूछ रहे हैं,
in government contractor case, will it cover to government also? सर सर्विस रेंडर की बात हो रही है, कॉन्ट्रैक्टर्स आर नॉट कवर्ड अंडर एसएमई। ओके, ठीक है सर। और एक क्वेश्चन है सर, हाउ ऑडिटर विल एंश्योर दैट नो आंसर हैज बीन रिसीव्ड फ्रॉम द सप्लायर इन रिस्पांस टू हिज लेटर अबाउट हिज स्टेटस एज माइक्रो? जब वो लिख के दे रहा है, आपको 2 चिट्ठियां दे रहा है और वो उसका लिखवा लो कि भाई आई हैव नॉट रिसीव्ड एनीथिंग, वो से लिखवा लो आई हैव नॉट रिसीव्ड एनीथिंग फ्रॉम देम। अब मैं क्या उसमें आके खड़ा थोड़ी हो जाऊंगा कि भाई तुमने दिया क्या नहीं दिया। मैनेजमेंट अंडरटेकिंग, हमने कुछ नहीं पूछना, बड़ी देर साइड पे खड़ी कर ले, फिर देखते हैं। अभी तो तो सर इसमें एक में मिस्टर मलिक जी कह रहे हैं कि इफ वी नीड टू चेक ओनली ऑन 31 मार्च, दैट मींस होल ईयर दे कैन पे अबाउट 45 डेज, बट they can pay but they will liable to interest। यस, तो अब वो कह रहे हैं सर, बट एट द एंड ऑफ द ईयर दे क्लियर द अकाउंट, सो दैट ए लूप होल। बताता रहा भाई, इंटरेस्ट पड़ेगा, बाकी कुछ नहीं। ओके 31 मार्च को ड्यू नहीं है। आगे बेटा आगे, अगली रोड, जी, अगली पे। नीरज बंसल जी पूछ रहे हैं सर, वी होल्ड जीएसटी अमाउंट ऑफ अरे सप्लाई आगे ड्यू टू नॉट फाइलिंग जीएसटी रिटर्न बाय देम। हाँ जी, दोबारा बोलो। वो कहते हैं सर, वी होल्ड जीएसटी अमाउंट ऑफ सप्लायर ड्यू टू नॉट फाइलिंग हाँ, जीएसटी रिटर्न ये बाय कई देम। लोगों ने पूछ लिया। जीएसटी का रोज नहीं होगा तो जीएसटी को हम एक्सक्लूड कर रहे हैं, क्योंकि जीएसटी का इनपुट क्रेडिट लिया होगा तो 180 डेज में रिवर्स करना पड़ेगा आपको। जी जी जी। अब जीएसटी की चीजें मुझे आती नहीं है, मैं जीएसटी में नहीं हूँ। सुरेंद्र भाटिया जी पूछ रहे हैं सर, वेदर जीएसटी ऑन परचेज, जीएसटी क्वेश्चन भी आ रहे हैं साथ साथ में सर, वेदर जीएसटी ऑन परचेजेस इफ अनपेड इज आल्सो लायबल टू बी डिसअलाउड। वो तो हो तो गया, परचेज वाली बात तो हो गई ना। अभी क्या रोक रहे, सामने इधर सामने रोक ले। एक मिनट इधर, एक मिनट इधर। जी जी। दो चीजें हैं। नहीं, एक तो है कि आप परचेज करो ट्रेडर से, एक है कि वही ट्रेडर हो। दो है, मैं ट्रेडर हूँ, मेरे ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, या मैन्युफैक्चरर ट्रेडर से परचेज कर रहा है उसके ऊपर एप्लीकेबल। लास्ट करेगा सैलर ट्रेडर है तो उसको 45 दिन में नहीं देगा। जा रहे हैं सर, हैं? सैलर इज ठीक है। लास्ट अभी नहीं, अभी मैन्युफैक्चरर है तो उसको देंगे। हाँ सर अनम्यूट कर लीजिए आप। कर लिया, आप कर लिया, आपने करा नहीं ना पहले। चलिए कर दिया सर, कर दिया। हाँ सर, क्वेश्चन है सर, इफ एज पर कॉन्ट्रैक्ट सम पार्ट ऑफ पेमेंट से 20% टू बी रिटेन्ड एंड रिलीज आफ्टर 1 ईयर, विल दैट आल्सो हैव एनी इम्प्लीकेशन? सर इसके बारे में क्लैरिटी हम मांग रहे हैं कि वो ड्यू ही नहीं हुई तो क्या, हमने तो पेबल पे ले लिया और वो जैसे ये कॉन्ट्रैक्टर का, पहले तो कॉन्ट्रैक्टर कवर्ड नहीं है, कॉन्ट्रैक्टर सर ये एसएमई में कवर्ड नहीं है। ओके सर। एंड लास्ट मिस्टर मलिक, इस टॉपिक पे सर लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, उसके बाद कोई हैंड रेज होगा तो पूछ लेंगे। मिस्टर मलिक जी पूछ रहे हैं, ट्रेडर हु गेट्स गुड्स कन्वर्टेड थ्रू जॉब वर्क, विल ही बी कॉल्ड मैन्युफैक्चरर? सर दैट तो मैन्युफैक्चरर की डेफिनेशन एक्साइज एक्ट में जाइए, जीएसटी पहले एक्साइज एक्ट में मैन्युफैक्चरर की डेफिनेशन होती थी, अब जीएसटी में तो अब रहा ही नहीं ना, जीएसटी तो सबके लिए हो गया, तो वो वाला एक्ट में देखना पड़ेगा कि भाई ये मैन्युफैक्चरर की डेफिनेशन में, यहाँ पे कोई डेफिनेशन दे नहीं रखी, तो मैन्युफैक्चरर की डेफिनेशन के लिए आपको कोई दूसरे लॉ में देखना पड़ेगा व्हाट इज द डेफिनेशन में मैन्युफैक्चरर। कई चीजें एक्साइज में तो 20 लीटर से 4 लीटर बनाने में भी वो मैन्युफैक्चरिंग मानते थे, मैन्युफैक्चरिंग थोड़ी है, वो तो 20 से 1 लीटर बनाने में भी मैन्युफैक्चरिंग मानते थे, वो नहीं माना जाएगा। लेकिन वो डिक्लेरेशन वो दे रहा है और वो डिक्लेरेशन देकर उसकी रिव्यू होता रहता है एमएसएमई एक्ट में। सर वैसे तो क्या हो रहा है कि मैक्सिमम जगह पे अगर ट्रेडर भी सर्टिफिकेट ले रहा है, उसने भी मैन्युफैक्चरर लिखना शुरू कर दिया कि मैन्युफैक्चरिंग के अंदर ले रहा है, तो अब यहाँ सुप्रीम हम सर्टिफिकेट को ही माने भी, अगर वहां पे वो है सर्टिफिकेट पे ही अगर मैन्युफैक्चरिंग, प्रैक्टिकल कैसे देखेंगे आप? वी आर नॉट कंसर्न विद द प्रैक्टिकल, व्हाट इज ही डूइंग, हम तो फिर उसके सर्टिफिकेट पे ही जाएंगे अगर उसने प्रोवाइड कर दिया तो। यस यस, आई वी कांट हेल्प इट इफ ही हैज प्रोवाइडेड द सर्टिफिकेट। ये सर अभी ये डरा रहे हैं, लेकिन बाद में वो माल नहीं लेगा तो कहेगा ठीक है जर दो। यस चीजें तो ये है, मैं ये कह रहा हूँ, है तो बेनिफिट ऑफ एमएसएमई है। यस सर, अब ये चल रहा है रशा कृषि कि भाई कौन जीतेगा, कि मैं तो 90 दिन ले रहा था, मेरे अपने ब्रदर पूछ रहा हमें तो 190-120 दिन मिलता था, अब मैं क्या करूं? मैं कहा मुझे नहीं पता, डिसअलाउ होगा, आप पेमेंट कर दो, नहीं करोगे तो डिसअलाउ हो जाएगा। कहते इसका तो काम कैसे चलेगा? मैं कहा अब तो लॉ है, मैं क्या कर सकता।
लॉ तो लॉ ही है ना, मैं क्या जी। करूं? या तो वो लिख के मत दे कि मैं एसएमई हूं, फिर तो Yes, ठीक है। इफ ही जी। डजंट राइट दैट आई एम एसएमई, मैं आई कांट हेल्प इट। अगर सर मैनेजमेंट एक लेटर प्रोवाइड करवा देता है उससे कि भाई हम इसमें कवर नहीं है, तब भी क्या सीए को अलग से लेटर डालने की जरूरत है अगर उसके लेटर हेड पे आ जाती जी है? जी नहीं, जी नहीं। अगर मैनेजमेंट अपना रिप्रेजेंट दे देता है, उसकी लेटर दिखा देता है कि डिलीवर हुई है और उसने रिस्पॉन्ड नहीं किया, तो हम कोई इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी तो है नहीं। जी। ये थोड़ी है कि वो जो बैंक को लिखो और बैंक को लिख के देखो जो उसकी रिकंसिलिएशन क्या है, उसके बैंक स्टेटमेंट क्या है, आपको लिखने की जरूरत नहीं है। आपने मैनेजमेंट ने कहा भी हैव यू रिटन ए लेटर, वो आपको रजिस्टर्ड लेटर दिखा देता है। आपने दूसरा लेटर भेजा है, दिखा देता है, और उसके बाद आप उससे सर्टिफिकेट ले लेते हैं और दोनों कॉपी रख लेते हैं। तो हाउ आर यू कंसर्न सर? फाइन सर। सर एक बस लास्ट क्वेश्चन है सर, ये पेमेंट रिलेटेड टू इंपोर्ट ऑफ गुड्स फ्रॉम आउटसाइड इंडिया विल नॉट कम अंडर 43BH। तो एमएसएमई नहीं हुआ, तो इंपोर्टर एमएसएमई नहीं है वैसे तो। वही तो बात है। इज द सप्लायर एसएमई रजिस्टर्ड इन इंडिया एसएमई एक्ट? जी। सर वैसे तो देखो इस पर तो क्वेश्चन लगभग हमारे सारे सारे कवर हो गए क्योंकि रिपीट है क्वेश्चन। और इंटरिम बजट के सर एक आधा प्रोविजन आप चाहेंगे सर, इससे हम कंफर्टेबल है? TDS on import कोई प्रोविजन नहीं है। ये यादू 115BAB जो मैन्युफैक्चरिंग वाला था, उसका जी। डेट एक्सटेंड नहीं हुई है, वो 31 मार्च 24 ही है। बाकी सब डेटें जहाँ 24 थी 25 कर दी, स्टार्टअप के लिए भी, ATIA के लिए भी। अब क्योंकि वो ITAT को करना था फेसलेस, वो हुआ नहीं है, तो 1 साल उसके लिए भी एक्सटेंड कर दिया गया। ITAT के प्रोसीजर को भी एक्सटेंड कर दिया गया। TPO का भी करना था फेसलेस, वो हुआ नहीं, तो 1 साल एक्सटेंड कर दिया गया। DRP डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल, क्योंकि TPO को नहीं करा तो उसको भी नहीं किया, तो वो एक्सटेंड कर दिए गए। लेकिन जो मैन्युफैक्चरिंग था, इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग्स को 15% टैक्स लगना था कंपनी को, उसकी अभी डेट एक्सटेंड नहीं की है। लेकिन मुझे पता है जब नया बजट आएगा उस पर बैक डेट से कर देंगे। ओके। सर ये TDS एक्सटेंशन on के बहुत import सारे मैसेज आ रहे हैं। 40% को TDS on import सब कुछ आया क्या है, है? उसके ऊपर भी हम कुछ कर सकते हैं कोई क्या ब्रीफ? जी, क्या दोबारा बोलिए? सर TDS on import at the rate of 40%, उसके ऊपर भी हाँ। कोई ब्रीफ कर सकते हैं अभी हम? सर देखिए, वो वाला पॉइंट में अभी डाउट है। इज दैट इनकम चार्जेबल टू टैक्स इन इंडिया? 195 तो कहता है दैट इनकम शुड बी चार्जेबल टू टैक्स इन इंडिया। दैट इज द पॉइंट व्हिच इज टू बी इंपॉर्टेंट, 195 पढ़िए ना, यू हैव टू डिडक्ट TDS और इफ दैट इनकम इज चार्जेबल टू टैक्स इन इंडिया। ओके। तो किसी और का अगर कोई क्वेश्चन है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। रितु मैम अभी आपका हैंड रेज है इस पे, अभी आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? नो सर, थैंक यू सो मच, मेरे डाउट्स क्लियर हो गए हैं। ओके ओके, थैंक यू सर। वैसे तो देखिए पहले ये बोला जाता था जब हम छोटे बच्चे थे तो पढ़ते थे तो कि भाई बिल क्लिंटन जो है जो अब्राहम लिंकन सॉरी जो राष्ट्रपति थे अमेरिका के बहुत पुराने, तो वो अंधेरे में पढ़ते थे और लाइट में। तो आज अंधेरे में पढ़ते तो हम नहीं है सर, हम सभी रोशनी में है, लेकिन आज हमने अंधेरे में बैठा है। हाँ सर वही मैं कह रहा हूँ, एक ऐसे गुरुजी के दर्शन किए जो अंधेरे में आज हमारे को इतनी मेहनत से आप पढ़ा रहे हैं सर। और आपकी वाणी में भी सर रस है। तो मुझे मतलब देखिए सर क्या होता है, एक डांटने वाला जो होता है ना, जैसे महाभारत में तातश्री है पितामह, तो आप हमारे प्रोफेशन के सर साथ तातश्री हैं, तो आप हमारे को डांट भी दें चाहे या समझा भी दें, तो वो सर, सब चीजें मुझे लगता मैं है। एक चीज बताऊं, मैं डांटता नहीं हूँ। जी सर। एक आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं जी कहाँ, विज्ञान भवन में, जी जहाँ एक एक चीज रिकॉर्ड होती है, जी जहाँ पर इतने लोग 5000 लोग सुन भी रहे थे ऑनलाइन, जी जी और आप एक सब, और पूछने वाला वो है जो SME पढ़ाता है। अरे ये तो देखो, वो अपनी वो कह रहा है मैं तो पॉपुलर हो गया, मैंने तो इलेक्शन लड़ना है। जी 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 हाँ, वो वो तो लेक्चर खुश भी हो रहा देते है, हैं सर। जी वो जी वायरल करके खुश हो रहा है कि मेरा नाम तो वायरल हो गया, देखो कहाँ पहुंच गया। तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैंने सर तो अपना वायरल नहीं किया, उन्होंने ही वायरल किया है, उन्होंने ही वो बनाई है। वो सर बहुत ज्यादा वायरल हो गया सर। और जिस मेहनत से सर आप पढ़ा रहे हैं, मैं लास्ट में देखिए इससे और पहले मैंने की लाइक कर दी है। चलिए। जी जी सर 1 मिनट में वोट ऑफ थैंक्स के लिए जगदीश जी को इनवाइट करने से पहले मुझे सर कुछ, क्योंकि आपकी मेहनत देखकर सर मुझसे रहा नहीं जा रहा। संस्कृत में एक श्लोक है सर कि वाणी रसवती यस्य, जिसकी वाणी में रस होता है, यस्य श्रमवती क्रिया, जिसका मेहनत करना काम होता है,
लक्ष्मी दानवती तस्य, जो लक्ष्मी का ज्ञान का दान देते हैं, सफलम तस्य जीवितम, आज ऐसी ही उसका जीवन सफल होता है। आज हम ऐसी ही एक साक्षात मूर्ति को हमने सामने देख रहे हैं डॉक्टर गिरीश आहूजा जी के लिए। तो मैं चाहूंगा, हाथ में भाई पकड़ा हुआ है, 2 हाथ से वो भी नहीं कर सकता नमस्ते, क्योंकि मेरे हाथ में मोबाइल है। मैं एक हाथ से कर रहा हूँ सलाम। बहुत बहुत धन्यवाद नहीं सर। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहूंगा कि हमारे साथ सब दो, एक तो सेक्रेटरी साहब तो हैं ही हमारी ब्रांच के भी, वोट ऑफ थैंक्स के लिए वो लालायित भी हैं, तो मैं उनके करो पहले करो भी करो, कोई दिक्कत नहीं। मैं तो एसबीआई के चेयरमैन के पास जाना, नीचे बैठा हूं उनके जी जी। बैठा। और अमृतसर से वो भी कह रहे हैं कि भाई हमें भी कुछ बातों का अमृत जो है पानीपत में डालना है, तो रितु अरोड़ा मैडम भी चाह रहे हैं कि मैं भी कुछ बोलूं। तो सबसे पहले रितु अरोड़ा मैडम, आप ही का स्वागत है। प्लीज मैम, ओवर टू यू। सर वो ना श्रीमद् भागवत के ना अंतिम श्लोक में आता है, यत्र योगेश्वर कृष्णो तत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विजयो भूति ध्रुवा नीतिमर्तिमम। अर्थात जहाँ भगवान श्री कृष्ण है, गांडीव धनुषधारी अर्जुन है, वहीं पर अचल विभूति लक्ष्मी होती है। और हमारे प्रोफेशन में जहाँ डॉक्टर गिरीश आहूजा जी जैसे भगवान कृष्ण हम सब चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की समस्याओं का समाधान करते हैं, हम अपने इतने रिस्क फैक्टर्स लेके बैठते हैं, हमारी वो रिस्क की असेसमेंट करके जो हमें सॉल्यूशंस देते हैं, ऐसे डॉक्टर गिरीश आहूजा जी को हम सब चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का शत शत प्रणाम सर। मैं भी प्रणाम कर रहा हूँ, क्योंकि 2 हाथ से नहीं कर रहा तो 1 हाथ से कर रहा हूँ। Very good. And now over to you, our branch secretary C Jagdish Dhamija ji, for formal vote of thanks. सर जी मैं जी। बस 30 सेकंड लूंगा क्योंकि आप भी लेट हो रहे हैं, क्योंकि जो पूर्ण नहीं गुरु मुझे कोई दिक्कत नहीं, मेरी 8 बजे मीटिंग थी, मैं तो नीचे बैठा हूँ चेयरमैन ऑफिस के। जगदीश भाई थोड़ा सा लंबा खींच दो। ठीक है सर। नहीं खींच लो खींच लो। क्योंकि सर जो पूर्ण गुरु की संज्ञा दी जाती है, पूर्ण गुरु के लिए कहा जाता है, पूर्ण गुरु वो होता है, वो दिए की तरह होता है जो अपनी जोत से दूसरे व्यक्ति की भी इतनी जोत जला देता है कि वो भी आगे किसी और को जोत पूरी तरीके से जला सके। तो आज आपने जो ये क्लैरिटी दी है, ज्ञान दिया है, हम भी अपने क्लाइंट तक पहुंचाएंगे, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मैं सभी मेंबर्स की तरफ से, जो सभी मेंबर्स भी जो हैं बड़े शॉर्ट नोटिस पे हमारे साथ जुड़े हैं, सभी मेंबर्स का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और सर अगर इस मुद्दे पर कभी और या किसी और भी मुद्दे पे क्लैरिटी चाहिए होगी तो हम जरूर आपको जरूर। और मैं फिर वंस अगेन आई सीक अपॉलॉजी फॉर बीइंग लेट। नो सर, प्लीज सर, प्लीज। मेरी कोई इंटेंशन नहीं थी, लेकिन वो प्रीपोन हो गया। इट्स आवर ऑनर टू थैंक यू सर, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, टेक केयर। Okay sir, thank you so much. God bless everyone. God bless everyone. Okay sir, thank you. Thank you all the member. Thank you. Thank you.